हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है आपके स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो स्कूल के आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो टेस्ट होने वाले हैं, वहां पे भाई यही क्वेश्चन सब बच्चों के आ रहे हैं। तो भाई उन क्वेश्चंस को हम लेके यहाँ पर आ गए हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को, जैसे कि हम सीरीज में करते हैं। सब लोग कॉपी पेन मेरे साथ लेकर के करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। एक एक क्वेश्चन को वीडियो रोक रोक के आपको खुद भी सॉल्व करना है। और ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी वहीं पे फंसते हैं जब क्वेश्चन उनके सॉल्व नहीं होते हैं। थ्योरी सबको आती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैल्विन और मेरा नाम है भारत भूषण, और हम लोग करेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले चैप्टर जो हमारा है पार्टिकल सिस्टम एंड रोटेशन मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन जो हमारा चैप्टर है, उसके हम लोग अब जो है न्यूमेरिकल यहां से शुरू करने वाले हैं। तो भाई सब लोग हो जाइए रेडी और निकाल लीजिए अपना कॉपी और पेन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी। आपने देखा होगा कि बार बार आपके किताब में लिखा रहता है कि यहाँ रिजिड बॉडी इज मूविंग, ऐसे करके बार बार लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब क्या होता है? तो रिजिड का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है मान लो, और ये जो है कंप्रेस नहीं हो सकती, मतलब इसके जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, जितना भी डिस्टेंस है सेम रहेगा, चाहे घूमे आगे बढ़े कुछ भी करे, लेकिन इन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। और मान लो अगर डिस्टेंस चेंज हो सकता है, मान लो कोई बॉडी ऐसी आपके जैसे मान लो ये है ब्लॉक और इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें। अब मैं बोलूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या सेम रहेगा हमेशा अगर ये मूव करेगा? तो आप बोलोगे नहीं, ये हो सकता है कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, दोनों पॉइंट जो है पास पास आ जाए, या फिर दोनों पॉइंट दूर दूर चले जाएं। तो उसको पूरे को हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते, इस पूरे को हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। अगर मैं केवल इसकी बात करता तो हाँ इसको बोल सकता हूं कि इसमें जो दो पॉइंट होंगे, कोई भी दो पॉइंट जो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो कोई भी दो पॉइंट हमारे हों, मान लो ये दोनों पॉइंट हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों की बात करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहे तो हम बोलते हैं वो रिजिड बॉडी है, अदरवाइज वो बॉडी रिजिड नहीं है। तो व्हेन सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस कंसिस्टिंग द बॉडी डज नॉट वेरीज, बॉडी सेट टू बी रिजिड। मतलब वो जो पॉइंट होंगे वो मास है एक तरह के। आप मान सकते हो कि इस बॉडी में कई सारे मास पार्टिकल हैं, बहुत सारे, जिनका अपना अपना मास है। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है तो हम बोलते हैं वो आपकी जो बॉडी है वो कैसी है? रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। तो कई बार आपको लिखा रहता है ना, कंफ्यूज होते हो कि रिजिड मतलब होता क्या है एक्चुअली। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं ज्यादातर, वो हम रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब, इन सबका बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है। तो आप लोगों ने भाई पढ़ा होगा, पूरी टेबल दे रखी है। आपने देखा होगा कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, अगर स्फीयर हो आपका, सॉलिड या हॉलो कोई भी हो, दोनों का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वहीं पे होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी जो होता है उसका जो सेंटर होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, मतलब जब आपका मिड वे पे ऑन द एक्सिस एट द मिड वे, मिड हाइट या h/2 ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस है इसका सिलेंडर का, और ये h/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। ठीक है, अच्छा, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, है ना, दोनों केस में ये होगा। अच्छा, रिंग की बात करें अगर, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है, यहां पे। अगर प्लेट होगी तब भी यहीं पे होगा। क्यूब का कहां पे होगा? या क्यूबॉइड होगा तो कहां पे होगा? तो इस केस में सेंटर ऑफ मासेस हम बोलते हैं कि उसके जो है जहां पे क्या बोलेंगे, जहां पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप डायगोनल ड्रॉ करो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ऐसे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, तो जहां पे आपके डायगोनल सारे इंटरसेक्ट करेंगे और बाकी डायगोनल भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां पे भी डायगोनल आपके इंटरसेक्ट करेंगे सारे ये, वहीं पे क्या होगा हमारा? वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा इस केस में, क्यूबॉइड या क्यूब के केस में। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अगर हमारा मास यूनिफॉर्म है, अगर मान लो मास इसका जो है वेरी कर रहा हो, यहाँ पे ज्यादा मास हो, नीचे ऊपर कम हो, तो फिर मैंने भारी हो डेंसिटी इसकी और ऊपर कम डेंसिटी हो, तो क्या होगा? फिर सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो जहां पे हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरी लाई इन द बॉडी, क्या वो इनसाइड द बॉडी हमेशा रहेगा? ऐसा जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे रिंग में, तो रिंग तो यहाँ पे है, यहाँ तो खाली है बीच में, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आ रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं है। ऐसी मान लो ये अगर ऐसी रिंग होती कोई,
सेमी सर्कुलर टाइप की, तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं आता है बीच में, तो ये बॉडी के अंदर तो नहीं, जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास आए वो बॉडी के अंदर आए, वो बॉडी से बाहर भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो सब लिखा है यहाँ पे कि इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट नेसेसरीली लाइज इनसाइड द बॉडी, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर लाई करे। अगला क्वेश्चन, राइट टू फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड, दो फैक्टर बताने हैं जिसपे सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता, कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा वो डिपेंड नहीं करता है, कौन से फैक्टर होंगे, है ना। अब कई बच्चे बोल देंगे कि दो फैक्टर तो लिख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं कि एक फैक्टर लिख देते हैं टेम्परेचर, एक लिख देते हैं बॉडी का कलर, है ना, काली बॉडी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो ऐसा नहीं लिखना, फिजिक्स में अगर आपको लिख रहे हो तो कोई चीज आपको जो सोच समझ के लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं लिखोगे आप लोग, है ना। तो कम से कम ऐसा आपको देना पड़ेगा कोई लॉजिक कि जो मैंने कोई काफ़ी अच्छा वो हो कि उस पर डिपेंड नहीं करेगी, जो हम फिजिक्स में कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ कि एक्सिस, जैसे मान लो ये बॉडी है कोई भी, है ना, आपकी मान लो ये सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। मान लो मैंने एक्सिस यहाँ पे बनाए और मैंने उससे सेंटर ऑफ मास निकाला, तो मेरा सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन आएगी। अब मान लो मैं एक्सिस चेंज कर दूँ, यहाँ पे ले लूँ एक्सिस अपने, ये ओरिजिन है, ये एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मैं ये चेंज कर दूँ अपने एक्सिस वगैरह, तो मेरा सेंटर मास अभी भी यहीं पे आएगा। अभी भी अगर मैं सेंटर मास निकालूंगा पूरा फॉर्मूला लगा के m1x1 प्लस m2x2 वाला फॉर्मूला लगा के, तो मेरा सेंटर मास अभी भी यहीं पे आएगा, है ना। हो सकता है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, हो सकता है कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3,4 आ रहा हो और अब ये कोऑर्डिनेट जो है मान लो 10,20 हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, तो ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो वहीं पे आएगी आपकी, अभी भी वहीं पे आएगी जहां पे पहले थी। तो वहां पे डिपेंड ये नहीं करता है कि आप इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका एक्सिस कहां पे। इनफैक्ट आप एक्सिस अगर ऐसे भी ले लोगे, नया वाला एक्सिस ऑब्लिक भी ले लोगे, एक्स और वाई एक्सिस, तब भी ये डिपेंड नहीं करेगा, तब भी ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे आने वाला है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा ये बॉडी के रोटेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, अगर बॉडी चल रही है, समथिंग कुछ हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक तो डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और दूसरा जो है रोटेटरी मोशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का कोई रोटेटरी मोशन हो रहा है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, राइट। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, या वेयर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, अगर हमारे मास इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो आपने फॉर्मूला देखा है, कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है दो पार्टिकल का, मान लो इसका मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका मास m2 है, पोजीशन वेक्टर r2 है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में मैंने कहीं पे आएगा इस लाइन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका फॉर्मूला होता है ना m1x1 प्लस m2x2, ऐसे यहाँ पे होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय नेट मास, टोटल मास को डिवाइड कर देंगे। इफ अब नाउ क्या है, यहाँ पे मास हमारा दोनों बराबर है, तो इफ अगर दोनों मास बराबर है तो m1 को m2 ले सकते हैं हम लोग, m1 बराबर m2 बोल सकते हैं। तो इफ m1 इक्वल टू m2, तो दिस इंप्लाइज दैट से m, तो दिस इंप्लाइज दैट r वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, m1 मतलब m इंटू r1 प्लस m को बाहर ले सकते हो प्लस r2, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस m यानी 2m, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाय 2m r1 प्लस r2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाय 2 आ जाएगा, यानी r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बाय 2 आ जाएगा। बाय 2 का मतलब क्या हुआ, r1 वेक्टर ये है और r2 वेक्टर ये है, इसका बाय 2 का मतलब बीच में लाई करेगा, बिल्कुल कहां पे लाई करेगा, बिल्कुल इस लाइन के बीचों बीच लाई करेगा। तो अगर हमारा दोनों का मास बॉडी का बराबर है, इन दोनों बॉडी का अगर मास बराबर है तो सेंटर मास कहां पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच मिडवे पे लाई करेगा, मिडवे पे लाई करेगा, ठीक है। तो मिडवे पे लाई करेगा, ओके, उसका आंसर हो जाएगा मिडवे टू द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस। ओके, अगला क्वेश्चन, टू पार्टिकल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है कि इसमें कोई बाहर से कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, उनमें जो भी फोर्स होगा वो अंदर का फोर्स हो, आइसोलेट है, पूरी दुनिया से कटा हुआ है। जैसे होते हैं ना, कई बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं दुनिया से आइसोलेट हो गया, मैं कट गया, है ना। आजकल ऐसे बच्चे कम होते हैं, आजकल बच्चे जो है पबजी वाले आइसोलेट हो जाते हैं दुनिया से, कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, मैं दुनिया से आइसोलेट होकर पबजी खेल रहा हूँ या कोई गेम खेल रहा हूँ, तो वो आइसोलेट सिस्टम बोलते हैं उसको, कि दुनिया से कटा हुआ है सब कुछ। तो ऐसे यहाँ पे जो है कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, इस पे कोई भी जो है पेरेंट की आवाज इसके कान तक नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे ही जो है ये भी है, इस पे कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, ये जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है
और आपने ये पढ़ा होगा कि जो F एक्सटर्नल होता है तभी हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। F इक्वल टू ma का मतलब जो F एक्सटर्नल होगा उसी से हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। अब यहां पे सिस्टम है आइसोलेटेड, तो हमारा F एक्सटर्नल तो जीरो है, तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी कि वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज जीरो, राइट। अगला क्वेश्चन, अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी on one end of a long trolley moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor। स्मूथ फ्लोर पे एक ट्रॉली रखी हुई है, एक बॉय इस पे बैठा हुआ है, सिट्स यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, जो है पबजी खेल रहा है बैठ के, ठीक है, बैठा हुआ है आराम से। मूविंग ट्रॉली एंड यूनिफॉर्मली विद स्पीड v ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये v स्पीड से मूव कर रही है। चाइल्ड जो है खड़ा हुआ, सडनली उसे लगा कि खड़ा हुआ और रन करने लगा, ट्रॉली में एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड, मतलब कि चाइल्ड प्लस ट्रॉली का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी। देखो ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा और चाइल्ड का यहां पे होगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे इसके बीच में आएगा, तो इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बॉय जो है मूव करने लगा। तो अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो यहां पे देखो जो फोर्सेज लग रहे हैं, सारे फोर्सेज हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ फ्लोर, तो फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो इफ देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस मींस नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर F जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट ACM इज ऑल्सो जीरो, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, अगर पहले v थी तो अब भी क्या रहेगी, v रहेगी, कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे सेंटर ऑफ मास कोई स्पीड नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार जब ऐसा एग्जांपल कब आता है, जब मान लो बोट में आप खड़े हो, नाव में नदी के ऊपर, और आप एकदम से आगे बढ़ते हो, बोट में अगर आप चलते हो तो बोट पीछे आती है ना, ऐसा कभी अगर आपने देखा होगा, तो उसका भी अगर बोट हल्की है, मतलब भारी होगी बहुत ज़्यादा, तो फिर आपका मास तो बहुत कम हो जाएगा उसके मुकाबले। लेकिन मान लो आपका मास के मुकाबले बोट हल्की है और आप चलोगे तो बोट पीछे को आएगी। क्यों आती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहता है, उस केस में भी क्या होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहता है। तो आप अगर आगे जाते हो तो बोट पीछे आ जाती है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिर दोबारा आ जाता है। और ऐसा ही होता है जब मान लो हम आइस के ऊपर अगर हम वो करें, रस्सी खींचा होता है ना, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, रस्सी खींच वाला जो वॉर होता है, टग ऑफ वॉर, अगर वो हम करें तो क्या होगा, उसमें भी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि कोई भी फोर्स, बर्फ जो है हम मानते हैं फ्रिक्शनलेस है, तो कोई भी फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा। एक टीम अगर आगे आएगी, दूसरी टीम भी आगे आएगी या उसको खींचेगा, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा फाइनली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें वही बात लिखी है सारी कि ट्रॉली में अगर बच्चा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, मतलब अपनी उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। अगर रुका हुआ है सेंटर ऑफ मास मान लो तो रुका रहेगा, स्पीड जीरो रहेगी उसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा। ठीक है, वेयर डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना लाई, हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास एक ट्राइंगुलर लेमिना मतलब होता है शीट, पतली शीट जो होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगुलर शीट अगर किसी भी शेप की है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, अगर ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी थिकनेस हर जगह बराबर है, सब जगह बराबर थिकनेस है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो होता है इसके सेंट्रॉइड पे। कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियन मिलती है, जहां पे मीडियन मिलती है। मीडियन क्या होती है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहाँ होता है, जहां मीडियन मिलती है। मीडियन कहाँ, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो आप मान लो यहां से एक लाइन खींचो और ये सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करे, मतलब ये इसके बराबर हो, तो इसको बोलेंगे मीडियन। ऐसी दूसरी लाइन खींचोगे तो वो भी सामने वाली साइड को बराबर डिवाइड करेगी, तो इसको बोलेंगे मीडियन। तीसरी खींचोगे तो वो भी ऐसी होगा। तो तीनों एक जगह पे मिलती है। ये एक थ्योरम आपने बचपन में प्रूव की होगी, है ना, बड़ी डिफिकल्ट थ्योरम थी यार, हम लोग भी मतलब डर लगता था प्रूव करने में। तो ये प्रूव करना होता था कि ये सेंटर मास अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, सॉरी सेंटर मास बोल रहा हूँ, सेंटर मास मैंने पढ़ा ही नहीं था। मतलब सेंट्रॉइड जो है तीनों एक जगह पे आके मिलेंगी, तीनों की तीनों लाइनें, दो तो मिलेंगी एक जगह पे, लेकिन तीसरी वहीं पे मिलेगी आके, ये आपको प्रूव करना होता था। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये मीडियन जहां पे हमारी मिलती है वहां पे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ट्राइंगुलर लेमिना जो होता है उसके सेंट्रॉइड पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, तो हमें आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और होती है कि ये जो होता है ना, ये सेंट्रॉइड, ये जो ये है हमारी
मीडियन जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये वाली, तो ये इसका ये वर्टेक्स से जो आ रहा है, तो ये पार्ट 2 होगा, ये 1 होगा। मतलब अगर ये पूरी लंबाई आपकी मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मान लो 6 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 2 होगा। 2:1 में डिवाइड करता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, ये भी कई बार आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्पेशली जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे जेईई नीट वगैरह की, वहां पे जरूरत पड़ जाती है इसकी, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लाइंग इन XY प्लेन, का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन आ गए इसके कि सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला बार बार हम बोल रहे हैं कि x हमारा जो होता है वो क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, m1 मतलब 1 इंटू x1 मतलब -2। देखो x1 कितना है हमारा, एक कोऑर्डिनेट हमारा है -2, 3, मतलब ये x1 है, ये y1 है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है 1, 2, तो ये हो गया x2 y2, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इसके बीच में कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो x1 m1 1 था हमारा, m1 मास कितना था 1 kg और m2 मास कितना है 2 kg। तो हमने क्या किया, m1 इंटू x1 फिर m2 इंटू x2 यानी 2 इंटू 1 डिवाइड बाय नेट मास करेंगे, नेट मास कितना है 1 + 2 यानी 3 kg। तो कितना आ गया -2 प्लस 2, ये तो 0 आ गया, -2 + 2 मतलब 0, ठीक है। तो ये 0 पे आ रहा है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट देखते हैं, y कितना आएगा, y अगर हम देखेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m नेट मास कर देंगे दोबारा, तो m1 प्लस m2। अब की बार क्या आएगा, m1 कितना है हमारा, m1 हमारा है इस बार, m1 तो वही है 1 kg मतलब, लेकिन y1 कितना है, y1 इस बार है 3, तो y1 हो गया 3। अब करेंगे m2 है 2, m2 कितना है 2 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है वो भी, तो 2 इंटू 2 हो गया, अपॉन में टोटल मास 1 + 2, तो ऊपर कितना आया 3 और 4 7 और नीचे आया 3, तो ये y कोऑर्डिनेट आया 7 3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का x, y बार जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ रहा है 0,7/3। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, आपको ध्यान रखना है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय नेट मास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कई बार कि मान लो वेलोसिटी पूछी हमने सेंटर ऑफ मास की, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसकी दी हुई है, तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका जो v आएगा सेंटर ऑफ मास का v, वो क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt आएगा, वो v होता है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे आ जाएगा, ऐसे y में आ जाएगा। ऐसे ही मान लो उसने एक्सेलरेशन पूछा तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2। तो कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है, सब लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब मूव करते हैं 0,7/3 हमारा सही आंसर था, बिल्कुल यस सही आंसर था। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 3 kg 5 kg आर लोकेटेड, इस बार जो कोऑर्डिनेट दिए हुए वेक्टर फॉर्म में दिए हुए, किस में दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, क्या होता है इस केस में फॉर्मूला, इस केस में फॉर्मूला होता है आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये करना होता है बस, है ना, नेट मास। तो क्या करेंगे इस बार, m1 कितना है 3 किलोग्राम, r1 वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j और प्लस 7k, ये m1 आया, प्लस m2 कितना है भाई, m2 है 5 किलोग्राम, r2 है -5i प्लस 2j प्लस 3k, ये आया, अपॉन में क्या आया m1 प्लस m2 कितना आया 3 प्लस 5, ये m1 प्लस m2 का वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो कितना आएगा 3 3 9 और -25, पहले i वाला ऐड कर रहा हूं मैं, तो 9 में से 25 गया तो कितना बचा, 9 में से 25 गया तो मेरे ख्याल से 16 बचेगा माइनस का, -16i, ठीक है। और ये है आपका 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 16 हो गया, 10 और 6 16, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 16 हो गया। आप लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि ना गलती हो जाती है कई बार, ऐसे मैं भी कई बार, मेरे से भी कई बार गलती आती है, फिर मेरे को मिटाई करना पड़ता है, आपने वीडियो में देखा होगा, तो गलती हो जाती है कई बार, इसलिए आप ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। 7 तियां 21, 5 तियां 15, 21 और 15 कितना होते हैं भाई 31 और 5 36, 36 के अपॉन में 8, अपॉन में 8 है, 8 से डिवाइड भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2i प्लस 2j, और ये डिवाइड करोगे तो 4 से कटेगा, 4 में 36, 4 दूनी 8, 9/2 आएगा, यानी 4.5 या 9/2 भी लिख सकते हो k वेक्टर, ठीक है। तो -2i प्लस 2j प्लस 4.5 k वेक्टर, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार,
-2i+2j+9/2k, ठीक है, तो सही आंसर हमारा। तो भाई इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर भी इसका निकाल लिया। इन लोगों ने कैसे निकाला, इन लोगों ने जो है x1 अलग अलग मान के, मतलब x और y को माना है इससे और ऐसे करके निकाला। लेकिन यार ये बच्चों वाला मेथड है, ऐसे नहीं करते। M1 R1 जो है स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, बोर्ड में यूज कर सकते हो आराम से आप, है ना। M1 R1 + M2 R2 आपने स्कूल में यूज कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, 4 पार्टिकल PQ R एंड मास m, ये आपको दिया हुआ है, पार्टिकल रखे हुए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ये एक स्क्वायर में रखे हुए हैं जिसकी साइड लेंथ l है, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इस बार हमें देख के बताना, एक्स वाई नहीं दिया हुआ, एक्स वाई आपको खुद बताना है कि कहाँ पे होगा। तो देखो एक काम करते हैं हम लोग ना, हम लोग सबके कोऑर्डिनेट्स वो निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट कितने कितने होंगे। पहले तो हम एक्सिस मान लेते हैं कि एक्सिस किसे माने, और फिर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक्सिस दिए हुए हैं यहाँ पे, तो एक्स वाई एक्सिस ये हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, तो ओरिजिन पे है 0,0 हो जाएगा, तो 0,0 हो गया भाई। ये वाला कितना हो गया, ये l आगे है, तो इसका x जो है l हो गया, y 0 हो गया। ये वाला जो है ऊपर है l, तो इसका x भी l है और y भी l है, तो ये l, l हो गया। इस वाले का x तो नहीं है, 0 है, लेकिन y l है, तो 0,l, ठीक है। तो इसका x 0 y l, इसका भी l है y, और x भी ये है, ये है, ये है, ये, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब तो निकाल ही लोगे, कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है मान लो x बार सेंटर ऑफ मास का, तो कितना हो जाएगा m1 x1, यानी कि m इंटू 0, पहले मैं इसको ले रहा हूँ m इंटू 0, फिर अगले वाला m कितना है 2m, कोई भी ले सकते हो, पहले 2m इंटू उसका x कितना है l है, प्लस ऊपर वाले का कितना है 4m इंटू x, इसका 0 है, और अगले वाले का x जो है l है, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे, तो m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ml और 3 ml, 5 ml, और ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 m से m कटा, तो l/2 आ गया। तो क्या आया, l/2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा l/2 आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमारा l/2 पे होगा, यानी कि इस लाइन पे कहीं पे होगा, इस वाली लाइन पे कहीं पे होगा। ये l/2 पे है लाइन, तो या तो अब इसका y डिपेंड करेगा कि कहां पे होगा, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, y पे डिपेंड करेगा। तो इसका y निकालना पड़ेगा, y कितना है, तो y भी निकाल लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा भाई, y कितना हो जाएगा, y चिंग चिंग y कितना हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, उस वाले का y भी 0 है, उधर वाले का, तो शुरू वाले दोनों का 0 है, ऊपर वालों को देखेंगे तो 4m इंटू l और 3m का भी l है, तो 3m इंटू l डिवाइड बाय टोटल मास कितना आता है 10m आता है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ऐसे 10m है ना। तो ये हमारा 0 है, ये 0 है, तो गया, तो कितना है 4 और 3 7 ml डिवाइड बाय 10m, तो 7 ml 10m, 7 ml 10m आया है, m से m उड़ेगा तो 7l/10, 0.7l पे आ रहा था, तो लगभग जो है इससे ऊपर आ रहा है, हाफ से ऊपर, 0.7l है ना, 0.5l से ऊपर आ रहा है, तो सेंटर मास यहाँ का ही होगा, ठीक है। तो हमें बताना नहीं है, बस हमें लिखना है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब हमें ड्रॉ नहीं करना, हमें बस ये लिखना है कि x, y जो इसका आ रहा है, x, y बार इज इक्वल टू कितना है l/2, 7l/10, ठीक है, डन, ओके। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। तो कई सारे पार्टिकल ऐसे अलग अलग दिए रहते हैं आपको, तो निकाल सकते हो ऐसे केसेस में, है ना। मान लो स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल रखे हुए हैं, स्क्वायर में रखे हुए हैं, हेक्सागन में, और रेक्टेंगल में रखे हुए हैं, ट्राइंगल में रखे हुए हैं, तो उस केस में आपको x निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, x और y। एक बार आपने तीनों पार्टिकल का x y निकाल लिया, फिर तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट अप्लाई करना है, फिर तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कहेंगे सर को केमिस्ट्री नहीं आती, भाई हम लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऐसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग की हम लोगों ने, तो हमने भी जेई क्वालिफाई किया है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और वैसे भी हमें भी जरूरत पड़ती रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और ये जो है सेंटर ऑफ मास आपको बताना है कि इसका इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, वैसे हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है न्यूट्रल होती है, जाते मेरे को ध्यान है, और लीनियर होती है, और क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, न्यूट्रल होती है, लीनियर होती है, हाँ ये तो पता ही है, और जो है वो होती है, ये ना मैंने आदमी मर जाता है, इसको वो रहता है सूंघ ले तो मर सकता है ना, तो पता है मुझे भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.068 नैनोमीटर है फ्रॉम द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, तो कितना दूरी पे है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो कार्बन एटम से वो डिस्टेंस जो है इसका इस एटम से वो है 0.068 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे
आपको ये बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है, कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें निकालना है। ओके, अच्छा इनका मास पता है आप लोगों को? कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास कितना होता है? 12 एएमयू। ऑक्सीजन का 8 नहीं, 8 नहीं होता, 16 होता है। ठीक है, 8 तो उसका नंबर होता है, 16 एएमयू या ईयू बोलते हैं आप लोग। ये इनका मास है। अब हमें बताना है कि इसकी दूरी L कितनी है, हमें ये L निकालना है कि L की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब देखो एक काम, हमें सेंटर ऑफ मास पता है यहाँ पे और उनका मास पता है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिन पहले सिस्टम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे एक्सिस है, तो हमने एक्सिस मान लिए। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इतना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें ये पता है, लेकिन ये होना कितना चाहिए था? ये होना चाहिए था m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होना चाहिए था। अब m1 मतलब इसका मास कितना है? 12, x1 तो उसका 0 है, ओरिजिन पे है ये, प्लस m2x2, m2 मतलब 16, और इसका x कितना है? इसका x होगा जितनी इसकी लेंथ, दूरी होगी दोनों के बीच की। तो दूरी अगर l मानी है आपने, तो इसका x l हो गया। ये डिवाइड बाय नेट मास करोगे तो 12 प्लस 16, ये जो है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.068, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग जो है l की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिवर्स किया हमने, हमें ये निकालना होता था, इस बार हमें उल्टा दे रखा है, हमें ये दे रखा है और हमें ये निकालना है। तो ये कितना आ गया आपका? अगर सॉल्व करोगे आप तो 0.068 इक्वल टू, ऊपर आ गया 16L और नीचे आ गया 28। 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या L की वैल्यू निकालना डायरेक्टली। L कितना आ गया? 0.068 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये? 0.068 इंटू 7, 7 42 और 5 47 और 4, ये आ गया इतना, डिवाइड बाय 4 कर रहा है, डिवाइड बाय 4 से करेंगे तो कितना आएगा ये? 0.476 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120 से थोड़ा कम आएगा यानी। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, दोबारा 4 1 जा 4 करोगे 36 आएगा, 4 9 में 36, तो ये आ रहा है 0.119। और ये यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है हमारी नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर आ रहा है। तो हमारा डिस्टेंस भी नैनोमीटर में आएगा क्योंकि हमने नैनोमीटर में लिया है ये वाला, तो ये भी L भी हमारा क्या आएगा? नैनोमीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। हमने क्या किया यहाँ पर? रिवर्स कैलकुलेशन किया, मतलब हमें ये मालूम था इस बार, और हमने x निकाला। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको लेना है। आप यहाँ पे भी ले सकते थे एक्सिस, यहाँ पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन थोड़ा इजी रहता है क्योंकि सारे इसके राइट में है, तो थोड़ा निकालना मेरे लिए इजी था कि मैंने आराम से जो है इसका x मुझे पता चल गया कितना कितना होगा, तो थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए। ओके, तो हमारा आंसर जो आ रहा था सही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? HCl molecule separation between the nuclei is this, find the approximate location of the center of mass। इसमें हमें दोनों न्यूक्लियाई का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे है, और आपको इनका मास दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे खुद। HCl है इस बार, और आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे है। आपको पता है ये आपका 1 होता है और ये आपका 35.5 होता है। उसने लिखा भी है कि इसके इतने टाइम्स भारी होता है ये, है ना। और आपको इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम इतना मीटर होता है। फिर आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप वही मानोगे, पहले यहाँ पे एक्सिस मानेंगे, फिर m1x1 प्लस m2x2 करके डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करके इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y तो हमें निकालना नहीं है क्योंकि एक ही लाइन में, अगर लीनियर होंगे तो y तो इसका आएगा नहीं, y तो 0 ही होगा, तो x चाहिए हमें बस। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा ईजी है बल्कि, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन, पर खुद ट्राई करेंगे। वैसे आपको यार सारे क्वेश्चन खुद ही ट्राई करने हैं। ये जो सीरीज है ना, इसमें रूल मैंने आपको पहले बता दिया कि क्वेश्चन खुद ट्राई करना है पहले। जब खुद दिमाग चलेगा ना, जितना आपका दिमाग चलेगा उतना ज्यादा जो आपको फायदा होगा इस सीरीज में। ठीक है, तो भाई मैक्सिमम ट्राई करो फायदा लेने का, मैक्सिमम फायदा लो। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। एक पूरी डिस्क में से एक हमने r/2 कट कर दिया। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द होल इज r/2 फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r। तो एक पूरी डिस्क है और इससे एक r/2 का हमने सेक्शन काट दिया। r/2 का मतलब हुआ कि ये पूरा r होता है यहाँ तक, तो r/2 का काट दिया है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? रेडियस इसका r/2 है, उसको हमने काटा है। और सेंटर ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द डिस्क। तो सेंटर जो है इसका r/2 पे है और ये इसका रेडियस है, मतलब ये ऐसा काटा है आपने होल। कैसा काटा? ऐसा। तो अब जो डिस्क बची वो कौन सी बची? ये वाली बची, ये वाली पूरी।
ये बची, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया होल, यहां पे होल हो गया बीच में, ठीक है, यहां पे होल हो गया। ओके, तो ये होल हो गया, मिंट वाला होल, जो मिंट आप खाते हो उसका वैसे वाला होल हो गया। ओके, अब बताना है आपको कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। बड़े यार गंदे लोग हैं, मतलब डिस्क में होल तुम करो और सेंटर ऑफ मास हम निकालें, गंदे लोग हैं भाई बड़े, ये फिजिक्स बड़ी गंदी चीज है। चलो ट्राई करते हैं, क्या करें, जब करना ही पड़ेगा, करते हैं ट्राई, कुछ करते हैं जुगाड़। तो मान लो पहले एक्सिस मान लेते हैं कहीं पे, ये मान लेते हैं कि एक्सिस हमारा, ठीक है, तो पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पे था हमारा, अब आपने इसको काट दिया तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। देखो इसकी ऐसे जो केस होते हैं, यहाँ पे बॉडी को हम लोग काट देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना हमारा m1x1 प्लस m2x2 वाला, तो वहाँ पे भी हम ये मान लेते हैं कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दो बॉडी अलग अलग मानते हैं, पूरी बॉडी मान लेते हैं पहले, पूरी बॉडी, और फिर एक ये वाली बॉडी, तो m1x1 प्लस m2x2 होता है। तो हम बस क्या करते हैं कि इस वाले को हम नेगेटिव मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मास मान लेते हैं। मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार का। देखो यहाँ पे एक्स से निकालना है, वाई तो हमें निकालना नहीं है, हमें पता है कि जब सेंटर मास होगा तो इस वाली बॉडी का सेंटर मास यहाँ पे होगा, इस वाली का यहाँ पे रहा होगा, तो अब जो सेंटर मास आएगा वो यहाँ कहीं इसी लाइन में आएगा, वाई तो होगा नहीं, वाई में शिफ्ट नहीं हुआ मास, तो मैं केवल एक्स से निकालना है, तो मैं एक्स का फॉर्मूला लिखूंगा केवल, तो मैं लिखूंगा m1x1 माइनस m2x2, जहां पे ये जो मास है मैं इसका मास लूंगा, उसको मैं माइनस लिखूंगा, अपॉन में भी ऐसे करेंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे, लेकिन m2 हमारा माइनस है क्योंकि, तो उसको भी माइनस लिखेंगे। तो यहां से हमारा जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी। अब हमें क्या करना है, पूरी बॉडी का पहले तो मास पता होना चाहिए, नहीं मालूम है तो m मान लेते हैं, तो पूरी बॉडी का मास, लेट मास ऑफ द डिस्क इज m, डिस्क मास इज m, तो सेंटर मास तो आपको पता है इसका 0,0 पे है, इसके सेंटर मास तो आपको पता है, तो आपको इसका x पता है। अब मुझे m2 चाहिए और उसका x भी मुझे पता है, x तो यहाँ पे इसका r/2 पे, तो x तो पता है मुझे x2 कितना होगा, बस m2 और निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। m2 कैसे निकालोगे भाई, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाना पड़ेगा। यूनिटी मेथड क्या होता है, बचपन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, इतने रुपए के इतने केले इतने रुपए के आते थे, है ना, तो इतने रुपए के इतने केले, तो एक केला इतना रुपए का, तो इतने केले इतने रुपए के, ऐसे करते थे क्वेश्चन, या इतनी पेंसिल इतने रुपए की, तो एक पेंसिल इतने रुपए की, तो इतनी पेंसिल इतने रुपए की, वो वाला वही मेथड लगाना है यहाँ पे। कैसे लगाएंगे, हम ये लगाएंगे कि यहाँ पे जो है पूरी डिस्क का मास m है और एरिया कितना है पूरी डिस्क का। देखो जो इसका मास होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो ये इतनी बड़ी एरिया है तो इसका मास उतना ही ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरी डिस्क है उसका एरिया था πr² और इसका मास कितना था m, तो पूरी डिस्क का जो मास था वो m था, तो 1 मीटर स्क्वायर जो अगर हम लेते डिस्क, तो एरिया मास कितना होता, इतना होता, समझ गया, मतलब मान लो 10 मीटर स्क्वायर की डिस्क है, उसका मास m है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा m/10, तो हमने क्या किया, पूरी डिस्क का मास πr² था, सॉरी एरिया, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया ये, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आ गया मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो इतने का इतना हुआ। अब हमें निकालना है इसका मास, तो इसका मास क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका देखो एरिया कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा पहले इसका, ये पूरी डिस्क जो है इसका जो डायमीटर है वो r के बराबर है, जो हमने काटी है, डायमीटर r है, तो रेडियस कितनी है r/2, तो इसकी रेडियस जो होगी r/2 होगी, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा πr/2 स्क्वायर, πr/2 स्क्वायर, तो πr/2 स्क्वायर होगा इसका एरिया, उसका हमें मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे r²/4, ठीक है, समझ गए ना भाई। πr² का मास इतना, तो 1 का इतना, तो इतने का, इतने एरिया का इतना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, r/2 को मैंने खोल दिया है, तो ये r² से r² πr² पूरे कट जाएगा, तो इसका मास जो है m/4 आ रहा है, यानी जो इसका मास आ रहा है वो m/4 है, तो पूरी डिस्क का मास m है, इसका m/4 है, तो 25% आ रहा है लगभग, मतलब एक्जैक्टली 25% ही आ रहा है, तो यानी जो डिस्क बची है उसका मास 75% है, ठीक है। खैर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो केवल ये मास चाहिए था, तो हमारा आ गया, तो m × x करेंगे, x हमारा 0 था, ये पूरी डिस्क के लिए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे हम पूरी डिस्क लिखेंगे, ये माने ये सुनने कटी हुई डिस्क लिखूंगा, यहाँ पे पूरी डिस्क का लिखेंगे, m × x माइनस m2 क्या होगा हमारा, m2 कितना हो जाएगा भाई, m2 हमारा था m/4 × x कितना है उसका, इसका सेंटर मास है r/2 पे, तो r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कर लेंगे, तो हम क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -mr/8 और ये 3, ये इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3, ये 4 - 3 1 हो जाएगा 3 m/4, सॉल्व करेंगे m से m कटा,
ये कट के आपका हो जाएगा माइनस आर बाई 8 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो माइनस आर बाय 6 आ रहा है। तो माइनस आर बाय 6 आ रहा है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई आपने इधर से मास हटा दिया ना, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इधर को शिफ्ट हो जाएगा, आर बाय 6 पीछे चला जाएगा डिस्क की तरफ को। तो हमारा जो सेंटर मास की पोजीशन है वो आर बाय 6 है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन कई बार स्फीयर का भी आता है कि स्फीयर में से इतना स्फीयर काट दिया तो बताओ सेंटर मास कहां पे होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ऐसे लेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि कितना वॉल्यूम गायब हुआ, उसमें वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जो मास होगा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब का मास इतना, तो 1 का इतना, तो इतना जो हमने हटाया उसका वॉल्यूम जितना भी होगा उसका मास इतना, और फिर वहां से फिर हम वही फॉर्मूला m1x1 लगा के वहां से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। हमारा r/6 आ रहा है, इनका आंसर कितना आ रहा है, r/6 लेफ्ट ऑफ द ओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेसिक जो है सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और भाई बाकी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पे जाके क्लिक करें और बाकी वीडियो भी देखें। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सबको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।